चलिए दोस्तों, तो हमने एक टेस्ट लिया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट का, जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे ना, उसके अंदर जो मैंने इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसका हमने एक टेस्ट लिया था 15 मार्क्स का। देखते हैं ये जो टेस्ट है इसमें क्वेश्चंस आखिर किस तरीके से सॉल्व करने थे। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था वो था रिलेटेड, मेनली रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, वो जिन्होंने टेस्ट दिया उनको पता है कि दैट वाज रिलेटेड टू टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट, वेदर इट इज वेरिएबल सेमी वेरिएबल, राइट। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ओके, हाँ जी। Ramesh wants to start a new business of selling electric scooters. He has tied up with Ola Electric for the same and agreed to make a one-time refundable deposit of rupees 15 lakhs. यानी रमेश भाई ने एक नया बिजनेस शुरू किया और उन्होंने कंपनी की एजेंसी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितने का डिपॉजिट दिया? 15 lakhs का डिपॉजिट दिया, राइट। अदर पर्टिकुलर्स आर एस बिलो। परचेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना है? 70,000। यानी रमेश भाई जो ओला इलेक्ट्रिक से स्कूटर मंगवाएंगे उसके लिए रमेश खुद कितना पे करेंगे? 70,000, राइट। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम, वहां से यहां तक लाने का खर्चा कितना? 2,000 हो गया। व्हीकल शोरूम रेंट एंड स्टाफ एक्सपेंसेस, जो रमेश भाई शोरूम मेंटेन करेंगे उसका खर्चा है 20 लाख रुपए पर एनम। एमआरपी ऑफ स्कूटर कितना है? 1 लाख रुपीज। यानी ये 1 लाख रुपीज के एमआरपी रखेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर का। एवरेज डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड टू कस्टमर्स कितना है? 12% ऑन एमआरपी, राइट। यानी देखा जाए तो इफेक्टिवली क्या 1 लाख रुपए मिलेंगे? डिस्काउंट कट के मिलेंगे, डिस्काउंट कट के मिलेंगे, राइट। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का सभी को फॉर्मूला मालूम है? बोल दो एक बार, है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा ये बताइए। ये 20 लैक्स आ जाएंगे और ये 15 लैक्स नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये 15 लैक्स आपकी कॉस्ट ही नहीं है। तो अगर किसी ने 15 लैक्स को जोड़ दिया हो तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। मतलब पूरा ही गलत, ये 5 0 होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए तो फिक्स कॉस्ट यहां पर सिर्फ कितनी ले लेंगे हम? 20 लैक्स, दैट्स इट, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आइडियली यहां पर आपको एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए था, जिसमें आप लिखते कि हमारी एमआरपी कितनी है? 1 लाख, लेकिन उसमें हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ता है? 12%, यानी 12,000 डिस्काउंट गया। इफेक्टिवली हमें सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी? तो इसको हमें नाम देना चाहिए इफेक्टिव सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इस इफेक्टिव सेलिंग प्राइस में से हमें क्या माइनस करनी चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहां पर कितनी आ जाएगी? 72,000, क्योंकि ये भी वेरिएबल कॉस्ट है और ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। जितने स्कूटर आएंगे उतना हमें फ्रेट लगेगा पर यूनिट, 2,000 रुपीज, ठीक है। तो कितना आता है ये? 16,000 आता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। अब आप इस 16,000 रुपीज से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आता है आंसर? 125 यूनिट्स। 125 यूनिट्स आता है हमारा आंसर। दिस इज अवर ब्रेक इवन पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आंसर आया 125 काफी सारे स्टूडेंट्स का, है ना। ओके, तो सिंपल सी मार्किंग स्कीम यहाँ पर देखिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम है, अगर आपने फिक्स कॉस्ट 20 लाख लिखी है तो आप अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। अगर आपने फिक्स कॉस्ट 20 लिखा है तो 1 मार्क दे दीजिए। ओके, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपने फाइनली करेक्ट लिखा है तो आप अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। आपने ये प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ ऐसा या इससे मिलता जुलता ही करा होगा आपने। ऑब्वियसली आप एग्जाम में इतनी हिम्मत नहीं होगी सीधे लिख दिया 16,000, ये आपने प्रेजेंट। ओके, 16,000 आ गया, 1 मार्क दे दीजिए। और 125 भी अगर आपने लिख लिया है करेक्ट तो आप अपने आप को 3 मार्क्स और दे दीजिए, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिखता है ये सही लिखता है पर यहां पर गलत लिख देता है, तो फिर उसको इसका 1 मिलता है, इसका 1 मिलता है और इसके 0 मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 125 यूनिट्स करेक्ट लिखा है तो आप अपने आप को 3 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ओके, कंट्रीब्यूशन की जगह आपने कितना लिखा है? 16,000। सेल्स की जगह 1 लाख लिखा है या 88,000? 88। ऑब्वियसली हमारे इफेक्टिवली तो सेलिंग प्राइस 88 है, तो हम तो एक ग्राहक आएगा तो खुशी 1 लाख के बराबर होगी, 88 की कि 88 का ही ग्राहक आया, राइट। ओके, तो हम 88 जो हमारा इफेक्टिव है ना नेट ऑफ डिस्काउंट, उसी पर कैलकुलेट करेंगे। कितना आता है? 0.18
18, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 18.18%, ठीक है। ओके, अगर आपने यहाँ पर 88,000 लिखा है तो अब अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए, और अगर आपने 18.18% लिखा है तो 1 मार्क और दे दीजिए, ठीक है। ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ ले कि सर मेरा ये गलत हो गया, यहाँ पर ये डाउट है, ऐसा क्यों हुआ। ओके, कुछ कुछ स्टूडेंट से हुआ है ये गलत, जैसे ये गलत हो गया ना, सेलिंग प्राइस 1 लाख लिख दी है ना, ये वाला नहीं हुई गलती, बट हुआ कुछ गलत, राइट। ओके, क्या गलत हुआ है बताओ। ओ, वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ 2000 लिखा और 70,000 रह गया, जबकि परचेज प्राइस तो क्लियरली बहुत बड़ा कंपोनेंट है वेरिएबल कॉस्ट का, है ना। तो चलो अच्छा भाई, ध्यान रहा कि चीजें छूट जाती है, राइट। चलिए दोस्तों, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, और किसी के मन में कोई डाउट चल रहा हो क्वेश्चन 1 को लेकर। चलिए, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड दी मिसिंग नंबर्स, 7500 यूनिट्स, 9000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स, सुपरवाइजर की सैलरी, रॉ मटेरियल और लेबर। यहाँ पर है फाइंड द मिसिंग नंबर्स, तो सुपरवाइजर की सैलरी जब 7500 यूनिट है तो भी उतनी, और जब 9000 यूनिट है तो भी उतनी, मतलब क्लियर है कि ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कितनी ही लगेगी, 6,50,000 ही लगेगी, यहाँ पर 6,50,000 आएगा आंसर, ठीक है। ओके, अब इसका प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना था, वो जो मैंने फॉर्मेट बताया था ना बेसिक के लेक्चर में, वैसा क्या था वो फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर उसके बाद एक बड़ा सारा कॉलम किसका, कंप्यूटेशन का, कंप्यूटेशन के बाद फिर यहां पर आ जाएगा टाइप ऑफ कॉस्ट, राइट, और फिर यहां पर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पर आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ओके, तो यहां पर इस पर्टिकुलर सुपरवाइजर में तो कुछ नहीं करना है, पर सुपरवाइजर सैलरी लिखना है, कोई कंप्यूटेशन शो नहीं करना है, लिखना है ₹6,50,000 एंड ₹6,50,000। प्राइमा फेसी ऑन द फेस देखकर ही लग रहा है इट इज अ फिक्स कॉस्ट डैश कितना आ जाएगा 6,50,000, और बस आंसर जब आप फाइनली लिखोगे आंसर करके तो वहां पर 6,50,000 लिखना है। चलो, फिर रॉ मटेरियल, ये 48,750 और ये 65,000 है, मतलब देखकर ही पता चल गया कि पक्का बाबा ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। अब हम दूसरा पैतरा क्या आजमाते हैं कि 48,750 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, है ना, कितना आता है ये 6.5, और ये जो 65,000 है इसको डिवाइड किससे कर लिया, ये कितना आ गया, ओ सेम आ गया, मतलब ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे होगा, रॉ मटेरियल लिखा, वो डिवाइड कर करके दिखाएं, यहाँ पर भी 6.5 आ गया और यहाँ पे भी डिवाइड करके दिखाएं 6.5 आ गया, टाइप ऑफ कॉस्ट में क्या लिख दिया, वेरिएबल, और वेरिएबल में पर यूनिट कितना लिख दिया 6.5। अब मिसिंग नंबर पता करना तो बहुत ही आसान काम है, 9,000 इंटू कितना कर लेंगे 6.5, आंसर आता है 58,500। इज दैट क्लियर, 58,500 आ गया आंसर, है ना। चलो, लेबर के केस में आपने देखा ये दोनों तो सेम दिख ही नहीं रहे, यानी पक्का बाबा ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। फिर 73875 को आपने इससे डिवाइड करा, और फिर आपने 86250 को इससे डिवाइड करा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो दोनों नंबर आए वो फिर से अलग अलग आ गए, ऐसा ही हुआ होगा ना। हाँ, इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ओके, यानी यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, लेबर डिवाइड कर करके दिखा दिया और बोल दिया टाइप ऑफ कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको सेग्रीगेट करना बहुत आसान है, सेग्रीगेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो जरा, 73875 और 86250 का डिफरेंस कितना होता है 12,375, है ना, और यूनिट्स में डिफरेंस कितना है, कितना आता है 8.25। तो वेरिएबल कॉस्ट में आप कितना लिख दोगे 8.25। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी हर किसी को आता है ना, 8.25 को इंटू किससे कर लिया 7500 से, और माइनस किस में से कर दिया 73875 में से, कितना आ रहा फिक्स कॉस्ट 12,000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क के लिए क्या करोगे 8.25 पर यूनिट इंटू 10,000 यूनिट्स, और प्लस क्या फिक्स कॉस्ट 12,000, कितना आ रहा है आंसर 94,500, ठीक है। 94,000 तुम्हारा गलत आया है ना, इसमें क्या गलत हो गया ये बताओ,
ओके, कॉस्ट निकालकर फिर से 9000 से मल्टीप्लाई करा तो सेम ही आंसर आ गया शायद। ओके, है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक रहती है जो हमको अवॉइड करनी। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, जो मैंने बताया वो कोई नई लर्निंग तो है ही नहीं, लेकिन उसका एप्लीकेशन आप प्रैक्टिस करने से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब इसके मार्क्स हम देख लेते हैं। अगर आपने ये 6,50,000 करेक्ट लिखा हो तो 1 मार्क। अगर आपने 58,500 करेक्ट लिखा हो और वो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी पर यूनिट निकल गई हो करेक्ट, कितना था वो 8.25, तो 1 मार्क। यहां पर 94,500 के लिए अगर आपने ये करेक्ट लिखा हो तो हाफ मार्क, ये भी करेक्ट लिखा हो तो हाफ मार्क, और फिर 94,500 पे लिखा हो तो 1 मार्क और। ठीक है, मतलब इसके 1 मार्क्स थे, इसके 1 मार्क्स थे और इसके 2 मार्क्स थे। 2 मार्क्स में से एक तो सेग्रीगेशन करेक्ट कैलकुलेट करना, हाफ हाफ मार्क, और उसके बाद उसको करेक्ट अप्लाई करना, उसका 1 मार्क। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट विद 2 एग्जांपल्स, यानी तो एग्जाम्पल भी देने थे। ठीक है, चलिए। बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी, तो हर कोई जानता है बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज कंट्रोलेबल एंड अनदर इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ओके, कंट्रोलेबल कॉस्ट की फिर आपको 1 या 2 लाइनर डेफिनेशन लिखने थे, है ना। और दोस कॉस्ट व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस ऑफ मैनेजर, वर्ड लिख दो, या फिर एक्शंस ऑफ पर्सन, है ना। 2-3 वर्ड से कुछ भी लिख सकते, एक्शन ऑफ पर्सन हैंडलिंग दी कॉस्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। फिर हाँ, दिस कॉस्ट आर डिस्क्रिशनरी इन नेचर। ठीक है, इतना लिखा आपने। ओके, अगर आपने इतना लिखा है तो आप अपने आप को हाफ मार्क दे दीजिए, है ना। अभी एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपने कंट्रोलेबल लिखा और उसकी डेफिनेशन लिखी तो हाफ मार्क। ठीक है, अब इसके बाद इसके 2 एग्जाम्पल्स देने थे, तो डिस्क्रिशनरी के मतलब कंट्रोलेबल कॉस्ट के एग्जाम्पल बोलिए। एक तो एडवर्टीजमेंट हो गया, और सेल्स प्रमोशन हो गया, या सेल्स प्रमोशन इज प्योरली ऑप्शनल, और क्या स्पॉन्सरशिप, यस। और बताओ आपने और क्या एग्जाम्पल लिखे। एक मिनट, पहली बात लिखे कि नहीं लिखे आपने एग्जाम्पल, है ना। नहीं तो वही वाली मिस्टेक हो जाती जो मैंने बताई थी, एंड कमेंट, है ना। अगर आप एग्जाम्पल लिखना भूल गए तो वो वाली मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने दोनों एग्जाम्पल्स लिखे हैं तो उसका आप हाफ मार्क अपने आप को और दे दीजिए, यानी कंट्रोलेबल की डेफिनेशन लिखना और उसके एग्जाम्पल लिखना 1 मार्क हो गए टोटल। ठीक है, एग्जाम्पल कोई अपना चेक करवाना चाहता है कि सर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है करेक्ट है या नहीं। हाँ जी बोलिए। इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस, करेक्ट, इट इज डिस्क्रिशनरी, इज दैट। मैं इस कोचिंग क्लास पर पेंट अभी नहीं करवाता हूँ यार, 1 साल बाद करवाऊंगा। डिस्क्रिशनरी, इज दैट क्लियर। चलो, अब इसके बाद कौन सी, अनकंट्रोलेबल, है ना। सिंपल, विच कैन बी इन्फ्लुएंस की जगह विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस, इज दैट क्लियर। ओके, अगर आपने ऐसी डेफिनेशन लिखी विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस तो आप हाफ मार्क दे दीजिए अपने आप को। ओके, अब इसके मुझे एग्जांपल दीजिए। रेंट, फैक्ट्री का रेंट इज अनकंट्रोलेबल, जो तो देना ही देना है, कम प्रोडक्शन हो ज्यादा हो। और क्या, सैलरी, सैलरी में यहां पर सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। फैक्ट्री में 2 तरह के स्टाफ होते हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक टेम्पररी या कैजुअल स्टाफ होते हैं। तो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, या आपने सैलरी भी लिखा तो उसको काउंट करता है ICI। और कोई सा एग्जांपल है जो आप चेक करवाना चाहते हो कि मैंने ये लिखा है ये अनकंट्रोलेबल है या नहीं। कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट एग्जांपल, दैट इज अनकंट्रोलेबल। अगर जितना प्रोडक्शन होगा वो वेरिएबल के हिसाब से लगेंगे, इज दैट क्लियर। ओके, तो आपने करेक्ट 2 एग्जांपल लिखे तो आप अपने आप को हाफ मार्क और दे दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, हर कोई जानता है बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी 2 तरह की कॉस्ट, एक नॉर्मल कॉस्ट और एक एबनॉर्मल कॉस्ट, है ना। नॉर्मल कॉस्ट की आपने डेफिनेशन क्या लिखी होगी, वो जो मैंने आपको लिखवाई थी थोड़ी खतरनाक सी थी डेफिनेशन, याद भी करवाई थी, उसमें वो 2 बार वो आ रहा था ना, एट सेम लेवल ऑफ, राइट। ओके, अगर आपने वो डेफिनेशन लिखी है उससे मिलती जुलती लिखी है, वो डेफिनेशन लिखी है या फिर उससे मिलती जुलती है, राइट। कॉस्ट दोज आर इनकर्ड which are normally incurred at the level of output under the conditions in which that level of output is normally obtained, ऐसा कुछ लिखा, इससे मिलता जुलता भी लिखा, टूटी फूटी भी लैंग्वेज लिखी तो ऐसे ही मार्क्स दे देता है, क्योंकि वो विजुअली चेक करते हैं कि यार लेवल ऑफ एक्टिविटी लिख रहा है, नॉर्मली इनकर्ड लिख रहा है, मतलब मार्क्स देने। ठीक है, हाँ जी, करेक्ट डेफिनेशन अगर आपने लिख दी है नॉर्मल कॉस्ट की तो आप अपने आप को हाफ मार्क दे दीजिए। ठीक है, अच्छा, एबनॉर्मल में भी वो सिंपल एक ही चेंज था, विचार नॉट, बस नॉट वर्ड बीच में लिखना है, बाकी सब कुछ सेम, तो हाफ मार्क दे दीजिए। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कॉस्ट में बताइए एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे।
लीकेज ऑफ ऑयल। ओ बट लीकेज वर्ड थोड़ा सा एबनॉर्मल जैसा लगता है, लीकेज। हाँ जी, इवेपोरेशन है ना। हाँ मतलब इसको ऐसा लिखो, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू इवेपोरेशन। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू इवेपोरेशन इज अ नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपने इवेपोरेशन भी लिखा है तो उसके मार्क्स दे देता है ऐसे, मतलब वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और बताओ और क्या एग्जांपल लिखे आपने नॉर्मल के? नॉर्मल कॉस्ट, सुपरवाइजर की सैलरी एबनॉर्मल है, नॉर्मल है। जितनी सारी कॉस्ट होती है मैक्सिमम ही नॉर्मल होती है। रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस इज व्हाट, अ नॉर्मल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल है नॉर्मल कॉस्ट के। आपने शायद एग्जांपल ही नहीं लिखा ना, एक लिखा एग्जाम्पल। ओ तो 1/4, अगर एक एग्जाम्पल लिखा है तो 1/4, दोनों एग्जाम्पल लिखे तो 1.5, ठीक है। चलो, अब एबनॉर्मल कॉस्ट के एग्जाम्पल आपने क्या लिखे होंगे? एक तो लीकेज, या फिर एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर है ना, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, या फिर थेफ्ट, पिल्फरेज है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। कोई एग्जाम्पल चेक करवाना चाहता है कि मैंने एबनॉर्मल में ये लिखा एग्जाम्पल करेक्ट है या नहीं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल एबनॉर्मल के। ओके, अगर आपने दो एग्जाम्पल लिखे तो हाफ दीजिएगा, अगर एक ही एग्जाम्पल लिखा है तो 1/4 दीजिएगा, है ना। ओके, क्या आप सभी ने सेल्फ मार्किंग कर ली? ओके, तो किसको कितने मार्क्स आए, मतलब ये बता दो कौन है जिसको 15 में से पूरे 15 दिख रहे हैं? ज्यादा हो गई है 16 6। इतने का तो पेपर ही नहीं था, मेरे को लगता है 4-5 बार दे दिया यही पेपर। किसी को भी 15 में से 15 नहीं आए। ओके, 14.5, 14.5। अच्छा, इसकी टेबल नहीं बनाई थी, ये जो फाइंड द मिसिंग नंबर में टेबल नहीं बनाई थी। वर्किंग नोट में ये फिगर्स आ गए ना तो चलता है ना, मतलब आईजीआई जरूरी नहीं कि आपका ऐसे टेबुलर प्रेजेंटेशन ही चेक करेगा, ये नंबर्स है तो आप अपने आप को हाफ हाफ मार्क दो ना। फिर आपने टेबल में लिखे हो या ऐसे फॉर्मूला लिखा हो फिर नीचे लिखा हो तो भी चलेगा, मार्क्स उसके मिलते हैं। क्योंकि उनकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो सिंपल ये रहती है कि क्या स्टूडेंट ने 8.25 लिखा है, हाफ मार्क। क्या 12,000 लिखा है, हाफ मार्क। क्या 94,500 लिखा है, हाफ मार्क। अब उसने टेबल में लिखा हो चाहे टेबल के बाहर लिखा हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। ओके, 14.5 में भी कोई नहीं है, 14 मार्क्स एंड अबव 14, 14, 14 में हो, है ना, 14 एंड अबव में हो। ओके, अब कितने स्टूडेंट्स है जो 12 से 14 के बीच में, 12 से 14 के बीच में, मतलब हम डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में आ गए हैं। ओके, कितने हैं जो 10 से 12 की कैटेगरी में, 10 से 12 में है मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ओके ओके ओके, अब लेस देन 10 आए हैं, है ना। बाकी स्टूडेंट्स को मैं एज्यूम कर रहा हूँ किसी किसी को लेस देन 10 आए। ओके, तो क्या आपको वो पता चल गया हमसे कहाँ मिस्टेक हुई, है ना। जैसे आपसे शायद यहाँ पर ही एक ही जगह पर मिस्टेक हो गई कि वो ये कंसीडर नहीं करा, तो सीधे वो 3 मार्क यहाँ पर खत्म हो गए, 1 मार्क यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब 4 मार्क तो सीधे यहीं पर ही खत्म हो गए, राइट। एक सिंगल मिस्टेक विल कॉस्ट यू मेनी मार्क्स इन एग्जाम, राइट। तो आपको हर एक चीज को परफेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, हमने टेस्ट पेपर को डिस्कस किया, आज के लिए बस इतना ही।